समझ में आ जाएंगी मुझे, कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक पेरोल एरिया। Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मेरे पास एम्प्लॉय ग्रुपिंग्स कौन कौन सी है अभी तक के जो मैंने, याद है आपको? एम्प्लॉय ग्रुपिंग्स अपन ने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था मैंने? ये क्रिएट किया था, रिमेम्बर? Yes, sir. सो दिस इज माय एम्प्लॉय स्ट्रक्चर जो मेरे पास में अभी है। क्या है मेरा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर? भाई मेरे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, 1000 एम्प्लॉयज हायर करने हैं मुझे। एक एग्जांपल है। उन 1000 एम्प्लॉयज में से, अच्छा लोकेशन वोकेशन सब चीज़ें भी मतलब छोड़ दो, उनकी लोकेशन कुछ भी हो, मतलब मेरे पर्सनल सब एरिया जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग उनकी लोकेशंस कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। बट मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज का कैटेगराइजेशन किस वे में कर रहा हूँ? लोकेशन वाइज कर रहा हूँ क्या? नहीं। मैं किस तरीके से एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरी जो कंपनी है उसके अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज कौन से हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं 200 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, एक एग्जांपल 200 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब उसमें परमानेंट एम्प्लॉयज जो मेरे पास में है वो सैलराइड में कितने हैं? उसके लिए मैंने क्या ग्रुपिंग क्रिएट किया? मैंने 1A ग्रुपिंग क्रिएट किया, 1A विथ एक्स, कि वो सैलराइड है एंड देन दोज आर द परमानेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 100 एम्प्लॉयज मैंने इसके लिए रखे हैं। 100 जो भी मैं आगे मेरी कंपनी के अंदर हायर करूंगा, फॉर एन एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज आर दिस कैटेगरी। लोकेशन उनकी जो अलग अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसमें से 50 बैंगलोर में बैठे रह सकते हैं, 10 इंदौर में होंगे, 20 पुणे में होंगे, दैट डजंट मैटर। हाउ आई एम कैटेगराइजिंग इट, कैन यू गेट एन आइडिया? आई एम जस्ट डिसाइडिंग एम्प्लॉय ग्रुपिंग के बेसिस पे, एम्प्लॉय ग्रुपिंग, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन टू द एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। में यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे 100 एम्प्लॉयज जो हैं 1000 में से, टोटल एम्प्लॉय, दीज आर द टोटल एम्प्लॉयज, 100,000 में से 100 एम्प्लॉयज जो हैं दीज आर द परमानेंट सैलराइड एम्प्लॉयज, जिसको जिसकी सैलराइड टर्म, जिसकी पेमेंट टर्म्स होगी सैलराइड एनुअल बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर से 200 एम्प्लॉयज विल बी ऑन आवरली बेसिस, उनको आवरली बेसिस पे पेमेंट मिलेगी। उनका जो पेमेंट कैलकुलेशन होगा, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरोल दैट आई एम टॉकिंग। ठीक है, उनका जो टोटल पेरोल कैलकुलेशन होगा दैट विल बी ऑन आवरली बेसिस, बट दोज आर द परमानेंट एम्प्लॉयज ओनली। सो सिमिलरली मैंने सैलराइड के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करके रखे हुए हैं, बट दोज आर द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन 300 एम्प्लॉयज एज द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। तो मेरे पास कितने बच्चे? 600 हो गए टोटल, राइट? तो सिमिलरली इस केस में व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव अगेन hired 300 employees based on to the hourly terms, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और आवरली टर्म्स पे हैं। और बाकी बचे कितने? 300 प्लस 300 600 प्लस 300 900, तो 100 मैंने ट्रेनीज और इंटर्न्स हायर किए, इंटर्न्स फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, अभी ध्यान से समझना मुझे करना क्या है इस सिचुएशन के अंदर, है ना? बहुत बहुत ध्यान से समझना। मुझे क्या करना है? आई एम क्रिएटिंग अ पेमेंट मॉडल। क्या करना है मुझे? क्रिएट पेमेंट मॉडल क्रिएट करना है।
अब व्हाट इज द पेमेंट मॉडल? अभी पेरोल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। पेमेंट मॉडल क्या है ना, इसके अंदर मुझे क्या करना है अभी? ओके, लेट्स कॉल इट P1, P2, P3। क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने 3 तरह के पेमेंट मॉडल क्रिएट कर लिए। अब व्हाट इज द पेमेंट मॉडल? मैं इनको मंथली पेमेंट दूंगा P1 वालों को, मैं इनको मंथली पेमेंट दूंगा। ओके, मंथली पेमेंट बट ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? मतलब इट कुड बी 28th, 31st, it could be 30th, or after 4 years it could be 29th. Am I right? Yes sir. ये सिनेरियो समझ में आ रहा है? Yes sir. मंथ के एंड में पेमेंट। हाँ, अभी देखो, जब मैंने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, मैं फिर से जा रहा हूँ ना एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के ऊपर। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट कि एम्प्लॉय स्ट्रक्चर और पेरोल एरिया में क्या डिफरेंस है। मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर गया, मैं डेफिनेशन के अंदर गया, मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर गया, मैं एम्प्लॉय ग्रुपिंग के अंदर गया। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुपिंग के अंदर मैंने, मेरे केस में जो मैंने क्रिएट किया था, मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स जो कि एक परमानेंट पहले बनाया कि परमानेंट कौन कौन से एम्प्लॉय होंगे। फिर मैंने एक एम्प्लॉय ग्रुपिंग बनाई कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ग्रुपिंग है, और फिर मैंने क्या एम्प्लॉय ग्रुपिंग बनाई, ट्रेनी। वही एम्प्लॉय स्ट्रक्चर जो अपन ने डिस्कस किया है। क्या होता है एम्प्लॉय स्ट्रक्चर? कि भाई एम्प्लॉय ग्रुपिंग में 3 क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय ग्रुपिंग के अंदर ही मैं फिर एक सब ग्रुपिंग क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने सब ग्रुप क्या क्रिएट किया उसके अंदर, मैं एम्प्लॉय सब ग्रुप के अंदर गया, और सब ग्रुप क्या मैंने क्रिएट किया, मैंने एक पहले क्रिएट किया 1A। क्या 1A क्या है? अब 1A अगर मुझे देखना है, यहाँ से देख सकता हूँ, एक सेकंड, नहीं मैं असाइनमेंट में जाके देखूँ, चलो एक सेकंड। ठीक है, मैं सब ग्रुपिंग में गया, मैंने सब ग्रुपिंग क्रिएट कर दी। 1A सैलरीड इंडिया PM, 1B आवरली इंडिया PM, PM मतलब परमानेंट, 2A सैलरीड इंडिया कॉन्ट्रैक्ट CT, 2B आवरली इंडिया कॉन्ट्रैक्ट, 2C क्या है, आवरली ट्रेनिंग। तो मैंने ये दोनों क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब फिर मैंने इसको क्या किया था उस टाइम पे, असाइन किया था एम्प्लॉय ग्रुपिंग को सब ग्रुपिंग से यहाँ पे। तो असाइन क्या किया है मैंने यहाँ पे, पहले जो मेरी एम्प्लॉय ग्रुपिंग थी, ई ग्रुपिंग, EGRP मतलब एम्प्लॉय ग्रुपिंग, मैंने क्या असाइन किया कि भाई X के अंदर, दैट इज दिस एम्प्लॉय ग्रुपिंग, इसके अंदर कौन सी सब ग्रुपिंग आनी चाहिए, 1A। कि मतलब X क्या है, परमानेंट, X परमानेंट डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि परमानेंट के अंदर सैलराइड परमानेंट। अच्छा, परमानेंट के अंदर ही कि एम्प्लॉय परमानेंट है बट वो आवरली बेसिस पे काम करेगा। अच्छा, आवरली सैलराइड में क्या डिफरेंस है? कैन एनीवन टेल मी कि आवरली और सैलराइड में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले सैलरीड मींस वो मींस मंथ का उसका जो पेमेंट रहेगा वो फिक्स्ड पेमेंट रहेगा, और आवरली मींस उसका आवर्स के बेसिस पे रहेगा, जितना आवर्स उसने किया है। हाँ सही है, सैलराइड। तो सैलराइड के ऊपर मैं कैसे किसी को हायर कर रहा हूँ ना, तो मैं कैसे हायर कर रहा हूँ? फॉर एन एग्जांपल, आई एम गिविंग समवन अ सैलरी ऑफ 5 लाख रुपीस पर एनम। अब मैं उसके, अब ये समझना, मैं उसके बैंक में 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ क्या अभी? मैं पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी? पेमेंट टर्म्स मतलब समझ रहे हो? अरे भाई, मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरा पैकेज 5 लाख पर एनम है, मैं सैलराइड काम करता हूँ, फुल टाइम काम करता हूँ उनके साथ में, आई एम वर्किंग ऑन अ फुल टाइम बेसिस, सैलराइड बेसिस बट आई एम ऑन अ फुल टाइम बेसिस। 5 लाख पर एनम मुझे मिलता है उनसे।
पर मेरी पेमेंट टर्म्स क्या है? मेरे को मंथली मिलता है मोस्टली, यस सर, मंथली क्रेडिट होता है ना मेरे अकाउंट के अंदर तो पैसे। गाइस ये सिनेरियो समझ में आ रहा यस सर, यस है ना? Yes, sir. अच्छा, आवरली क्या है? अच्छा, मैं फुल टाइम ही वर्क कर रहा हूँ, फुल टाइम मतलब परमानेंट। मैं कंपनी के साथ फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ एंड कंपनी ने मुझे बोला है कि भाई ये तुम ये सब छोड़ो, तुम तो एक काम करो, तुम तो 1 घंटे का वो मतलब उन्होंने डिसाइड कर दिया, तुम वीकली 40 आवर्स काम करो, वीकली 40 आवर्स, 40 आवर्स के बेसिस पे तुमको मिलेंगे 1000 पर आवर। मैंने ये डिसाइड कर दिया कि तुम्हारी ये सैलरी है। अभी कभी ये 40 भी हो सकता है, कभी मान लो छुट्टी आ गई, कुछ भी आ गया, कभी ये 36 आवर्स भी हो सकता है, सम टाइम 36 आवर्स, सम टाइम कितना, सम टाइम 44 आवर्स, लेट्स से ओवर टाइम कर लिया मैंने। यस आज ये पेमेंट टर्म्स को मैं अलग ही लिखता हूँ। अच्छा, इस केस में भी मैंने पेमेंट टर्म्स अभी मंथली रखी है। चलो, जो भी कैलकुलेशन होगा, मतलब ये पूरा सब कुछ जो भी है, ये सब कैलकुलेट होके जो मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी, बैंक अकाउंट में, वो मंथली ही आएगी। गाइस ये सिनेरियो समझ में आया यस सर, यस है ना? Yes, sir. तो जब मैं अभी मैंने क्या किया, ये ग्रुपिंग्स के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ग्रुपिंग्स मैंने डिसाइड की, भाई मैंने परमानेंट की ग्रुपिंग अलग क्रिएट कर ली। अच्छा, परमानेंट की ग्रुपिंग के अंदर मैंने 2 सब ग्रुपिंग अलग से क्रिएट कर ली, विच इज सैलरीड एंड आवरली। सिमिलरली मैंने क्या किया कि है ना भाई, यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि नाउ आई एम हैविंग एन एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये फुल टाइम पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। सैलरी वही 5 लाख ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दे आर नॉट वर्किंग डायरेक्टली विद द कंपनी, और लाइक इवन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक मतलब कभी कभी क्या होता है कि दे डायरेक्टली वर्क विद सम अदर कंपनी, बट दे गेट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ठीक है। लाइक कंसल्टेंट। नहीं, आई मीन लाइक नॉट कंसल्टेंट्स। क्या होता है देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के अंदर क्या होता है कि लाइक यू आर नॉट, आई मीन इफ सी, देखो क्या होता है, अब ये सेग्रीगेशन करना क्यों पेरोल जरूरी पे होता है? नहीं रहते, बट देखो, दीज पीपल, ये जो फुल टाइम पे काम करते हैं ना, इनको कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं सारे के सारे। यस यस, कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं रहते। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, इनको सैलरी तो मिलती है, बट दे गेट नो बेनिफिट्स, यस नो बेनिफिट्स। अब अगर मेरे को एक बात बताओ, अभी ये पेमेंट टर्म्स तो सेम है, यस तो मैंने इसके लिए एक ही पेरोल एरिया क्रिएट कर दिया। और अगर मैंने जो ये एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये कितने एम्प्लॉयज हो गए, ये परमानेंट वाले कितने हो गए यहाँ पे टोटल मिला के? 100। 300। एक एग्जांपल चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, 100, 200, 300, 300। अभी इसको भूल जाओ, अभी ये वाला सिनेरियो पर नहीं लेते। अभी अगर मैं इन सभी का पेरोल एक साथ एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लेट मी एग्जीक्यूट द पेरोल ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल टुगेदर, पर मेरे सामने तो ये प्रॉब्लम है ना कि भाई मेरे को किसको बेनिफिट देना है, किसको बेनिफिट नहीं देना है। सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट आई एम हैविंग। सो दिस इज दैट्स व्हाई कंपनी के अंदर ये अलग अलग पेमेंट मॉडल क्रिएट किए जाते हैं टू सेग्रीगेट द थिंग्स। और कभी कभी क्या होता है कि दैट इज ऑल्सो नॉट द केस, आई मीन दिस इज ऑल्सो नोन एज अ पेरोल एरिया। सी, this is a case one, okay. This is a case one. अभी केस टू क्या है, यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ। सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, तभी मैं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि मैंने भाई ग्रुपिंग्स तो क्रिएट कर दी,
आवरली सैलराइड मैंने क्रिएट कर दिया, आवरली सैलराइड मैंने क्रिएट किया, बट मैंने कहीं पे भी ये डिफाइन किया कि किसको मंथली मिलेगा, किसी को वीकली मिलेगा, कुछ ऐसा मैंने डिफाइन किया कि पेमेंट कब मिलेगी? मैंने कहीं ऐसा कुछ डिफाइन किया कि अभी तक के ये जो मैंने ग्रुपिंग्स क्रिएट की थी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है मैंने कि है ना भाई मंथली मिलेगी या कैसे? मैंने तो सिर्फ सैलराइड आवरली डिसाइड किया है यहाँ पे, और सैलराइड आवरली के अंदर भी मैंने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनी डिसाइड किया है। एम्प्लॉय ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग के अंदर तो मैंने यही क्रिएट किया है, पर मैंने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि मंथली मिलेगी, वीकली मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी या कैसे मिलेगी, नहीं किया है ना। हैव आई डिसाइडेड, मतलब हैव आई इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया क्या मैंने अभी तक के? नहीं किया। नहीं सर। कि पेमेंट कब मिलेगी एम्प्लॉइज को? लाइक इन सम केसेस मंथ एंड होता है 31st को, सो यू विल गेट अ पेमेंट ऑन 31st। सम केसेस कभी मंथ एंड होता है 30th को, तो यू विल गेट अ पेमेंट ऑन 30th डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट। इस तरह का कुछ ऑटोमेशन मैंने अभी तक के यहाँ पे तो कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। अब क्या होता है कंपनी में, क्या होता है कि अब जैसे सैलराइड ही ले लो, चलो मैं सैलराइड उठा लेता हूँ। केस 2, अभी जब मैं सैलराइड की बात कर रहा हूँ तो ये टोटल मेरे पास में एम्प्लॉइज कितने हैं इसके अंदर? 100 एम्प्लॉइज है। 100 एम्प्लॉय, अरे यार लेट मी कॉल इट 100 ई। ओके, ये समझ जाओगे ना? यस सर। 100 एम्प्लॉइज, ओके। अच्छा, अब इसमें मेरे पास में कुछ लेबर लोग हैं, ठीक है। लेट्स से आई हैव 10 employee, not 10, let's say 20 employees are labor। कौन है लेबर? मतलब मैं अगेन मैं कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। टाटा ही अपन एग्जांपल के तौर पे ले रहे थे। इट इज एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड लाइक देन आई हैव अ लेबर, ओके। हियर लेबर कौन है? लाइक वो जो शॉप वर्क करते हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, लाइक परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज। अच्छा, है वो परमानेंट ही फुल टाइम ही काम कर रहे हैं। देन आई हैव 50 एम्प्लॉय स्टाफ एम्प्लॉयज। अब ये स्टाफ एम्प्लॉयज कौन हो गए भाई? इसमें ऑफिस में वर्क, मैनेजर आ गया, कोई एचआर आ गया, अकाउंट, कुछ भी ले लो, अकाउंटेंट ले लो, कुछ भी जो XYZ जो भी है। अब बाकी के कितने बचे? 50 एम्प्लॉयज हैं, तो 30 30%। 30। अब ये भी परमानेंट ही है, दे आर ऑल्सो फुल टाइम। अब 30 एम्प्लॉयज मेरे पास में सेल्स टीम के आ गए। तो अब गाइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। अब मुझे क्या करना है, अब देखना है ना, मुझे लेबर को वीकली पेमेंट करनी है उनके अकाउंट में। मुझे ये 50 एम्प्लॉयज को करनी है पेमेंट मंथली बेसिस पे। अच्छा, मुझे इनको भी मंथली बेसिस पे करनी है। अच्छा, इनकी भी मंथली बेसिस पे, बट मंथली बेसिस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ अब देखना है ना। इट्स 28। ये थोड़ा सा
अब ये सिनेरियो समझ में आया कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे। भाई मेरे पास ये जो 100 एम्प्लॉयज हैं सब फुल टाइम सैलरीड ही हैं, अभी तक के तो मैं इन पे तो गया ही नहीं हूँ मैं अभी, इधर तो गया ही नहीं हूँ मैं अभी। अभी तो मैं एक ही सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, लेट्स क्रिकेट रेड। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 100 सैलरीड एम्प्लॉयज हैं मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ये 5 लाख भी चलो हटा दो अभी, मतलब एक ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था। लेट्स दिस इज आल्सो ट्रिकी एग्जांपल, ठीक है, तो जो भी है वो मैंने हटा दिया। पर ये सैलरीड फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब ये 100 सैलरीड एम्प्लॉयज को मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया। 20 एम्प्लॉयज कौन है, लेबर है। 50 एम्प्लॉयज कौन है, स्टाफ एम्प्लॉई है। 30 एम्प्लॉयज कौन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 20 लेबर एम्प्लॉयज हैं इनको वीकली पेमेंट मिल जाए। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं तो उनका कैलकुलेशन एज पर दैट हो जाए, और उनको वीकली हर मंडे के दिन, एवरी मंडे दे शुड गेट अ पेमेंट इन हैंड, उनके अकाउंट में या जैसा भी है उनको पेमेंट मिल जाए एवरी मंडे। ये समझ में आया सिनेरियो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इन 50 एम्प्लॉयज के लिए मैं क्या चाहता हूँ, दे शुड गेट पेमेंट ऑन द लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ। मंथली पेमेंट टर्म्स तो उनकी मंथली ही होगी, बट लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ। लास्ट वर्किंग डे कौन सा, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी इस केस में लास्ट वर्किंग डे कौन सा है, 29th है। भाई सैटरडे संडे छुट्टी है। अरे 30th, अरे गाइस Yes, sir. 30th को छुट्टी है, 29th को मैं चाहता हूँ कि इनको पेमेंट